काढ लवकर ये. काय काय अडचण आहे? उचल 1 मिनिटात उचल. या धार्मिक गोष्टी करायच्या नाही अशा. अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. RSS मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. RSS मुर्दाबाद. जातीवाद में अल्लाह जात से बोल अल्लाह ताकत से बोल अल्लाह ताकत क्यों है अल्लाह सरकार मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद. RSS के दलालों को इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे सर हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है आरएसएस के खिलाफ में। आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है। मामला था कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आरएसएस जो शाखा लगा रहा है उसमें अपने वो धार्मिक एजेंडे चला रहा है, ऐसा आरोप है। इसके बाद देखने को मिला कि महाराष्ट्र में सड़कों पर उतर कर लोग आरएसएस के लोगों का बड़े पैमाने पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ ओबीसी अघाड़ी से प्रोफेसर श्रावण देवरे सर हैं, जिनसे अच्छी जानकारी कोई दे नहीं सकता। तो सर क्या कहेंगे कि बड़े पैमाने पे जिस तरह आरएसएस का विरोध देखने को मिल रहा है सड़कों पर, क्या कहेंगे सर आप? आरएसएस के खिलाफ में जो लड़ाई चल रही है बहुत सालों से, तो उसमें हम देखते हैं कि आज तक ओबीसी या दलित या आदिवासी, इनमें से सिर्फ दलित संगठन रास्ते पर उतरकर आरएसएस के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आरएसएस के खिलाफ में रास्ते पर उतरना। लेकिन आरएसएस के खिलाफ लड़ना और आरएसएस के खिलाफ जीतना, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जीतना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं। लड़ तो लेंगे लेकिन जीतेंगे कैसे? तो जो स्ट्रेटेजी है, जो दावपेच है, या जो कोई भी पॉलिसी है जिसकी वजह से सिर्फ दलित संगठन आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं रास्तों पर और बाकी के संगठन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इतिहास से कोई सीख लेंगे या नहीं। जब किसी विचारधारा के खिलाफ लड़ना होता है या किसी संगठन शक्ति के खिलाफ जब लड़ना होता है, तो उसका कोई इतिहास होता है और इतिहास पढ़कर, इतिहास से सीख लेकर लड़ाई को आगे ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं हो रहा है। आरएसएस के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने का इतिहास किसी को नहीं पढ़ना, और अगर पढ़ा भी होगा तो हमको सीख भी नहीं लेना। बस हमें, हमारा एक संगठन है, हमारी थोड़ी बहुत ताकत है, तो हम उतरेंगे रास्ते पर, आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे तो बाकी के लोग भी आ जाएंगे, ऐसा समझना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आरएसएस जिस लोगों को दबा रहा है, जिस लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहा है सालों से, तो जो लोग दबे कुचले हैं उनके खिलाफ में जो लड़ना चाहते हैं, उस लोगों के अपने अपने अलग अलग संगठन है और अपना अपना अलग कल्चर है और उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स है। तो इन सब का स्टडी करके अगर इतिहास से हम सीख लेंगे तो हम आरएसएस के खिलाफ केवल लड़ना नहीं, जीतना भी चाहेंगे। तो हमें, और अगर थोड़ा हम इतिहास में गए और अभी वर्तमान में भी हमने कुछ बातें देखी, तो एक बात सिद्ध है कि इस देश में जब तक ये प्रोडक्शन करने वाला जो श्रमिक वर्ग है भारत में, जिसको जाति कहा जाता है, उसमें मुख्यतः ओबीसी ये प्रोडक्टिव क्लास है,
जिनको हम ओबीसी कास्ट कहते हैं। तो ये कष्ट करने वाला प्रोडक्टिव क्लास जो है, उत्पादक क्लास जो है, जिनको आज हम ओबीसी जाति के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो उनके व्यवसाय है, उनके प्रोफेशंस है, ये तो हजारों साल से थे और वो करने वाले भी लोग उस वक्त थे। तो वही लोग बाद में वर्ण व्यवस्था में शूद्र बने और वही लोग बाद में जाति व्यवस्था में अलग अलग कास्ट में विभाजित होकर ओबीसी कास्ट आज उनको जाना जाता है। तो हम इतिहास में जब देखते हैं कि जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब जब भी लड़ाई हुई है और जब ब्राह्मणवाद पराजित होता है और कभी ब्राह्मणवाद जीत भी लेता है, तो ये हारने और जीतने की लड़ाई में जिसके तरफ ओबीसी है, जिसके तरफ ओबीसी लीडरशिप है, वही जीतता है और दूसरे पराजित हो जाते हैं। तो ओबीसी लीडरशिप का मतलब है, मेरा कहना, ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस है, प्रोडक्टिव क्लासेस है, जो आज मुख्यतः ओबीसी कास्ट नाम से जाने जाते हैं, इनके नेतृत्व में जो लड़ेगा वो जीतेगा। ये जो सीख है हमारे इतिहास की, इसको कोई सीखना नहीं चाहता, इसको कोई देखना नहीं चाहता। जी आप सही कह रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर आज हिंदुत्व के नाम से गुमराह कर दिए गए या उनके जो नेता हैं कहीं ना कहीं जाकर दुश्मनों के खेमे में आज काम कर रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं सर? आप तो बातें सही कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ अगर ओबीसी ही आप हमेशा कह रहे हैं। मैं वही कहने जा रहा हूं कि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जो कि ओबीसी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ओबीसी के नेतृत्व में चाणक्य ने बौद्ध धर्मीय नंद राजा के खिलाफ लड़ाई की। तो उसमें चाणक्य क्यों जीत गया? क्योंकि उसने ये लड़ाई चंद्रगुप्त के नेतृत्व में ओबीसी के नेतृत्व में की थी। फिर बाद में वही चंद्रगुप्त ओबीसी वैदिक ब्राह्मण धर्म को लात मार के उन्होंने उस वक्त का क्रांतिकारक जो धर्म था जैन धर्म को उसने स्वीकारा, और उसी चंद्रगुप्त के वंशजों ने सम्राट अशोका तक, ये सब ओबीसी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को चरम सीमा पर पहुंचाया और पूरे भारत को बौद्ध वर्ष बनाया। तो इसका एक ही कारण है कि उस वक्त बौद्ध धर्म की क्रांति ओबीसी के नेतृत्व में की गई। तो ये हम इतिहास में देखते हैं। फिर बाद में आज वर्तमान में भी हम ये देख रहे हैं कि आरएसएस जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी है, उसने अपनी लड़ाई ओबीसी मोदी के नेतृत्व में की, इसलिए वो मनुवाद आज जीत गया और पूरे देश भर में आज मनुवाद का राज चल रहा है, जिसको हम पेशवाई भी कहते हैं। और अब छोटे छोटे पैमाने में ये भी देख रहे हैं हम कि भारत में केवल मात्र ओबीसी लीडरशिप, जो कि लालू, मुलायम और कर्पूरी ठाकुर, त्यागमूर्ति चंदापुरी, ये जो ओबीसी लीडरशिप भारत में अभी वर्तमान स्थिति में पैदा हुई, यही लीडरशिप सच्चे पैमाने पे पॉलिटिकली आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। तो हमने इतिहास से और वर्तमान से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि कोई भी आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति कोई भी हो, अगर वो ओबीसी के नेतृत्व में होगी तो ही जीत पाएगी। ये तो हमें ब्राह्मणवाद ने ही सिखाया है। ब्राह्मणवाद ने ही सिखाया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के खिलाफ लड़ा जा सकता है। फिर बाद में सम्राट अशोका, ये जो सब वंश परंपरा है, इन्होंने भी हमको सिखाया
कि भाई ओबीसी के नेतृत्व में ही बौद्ध धम्म की क्रांति पूरे देश भर में फैल सकती है। फिर आज अभी 2014 से हमको ब्राह्मणवाद सिखा रहा है। अरे मूर्खों, लड़ना है तो ओबीसी के नेतृत्व में लड़ो। देखो, हम ओबीसी मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। और तुम पागलों जैसे कुछ भी इतिहास से सीख ना लेते हुए, वर्तमान से भी सीख ना लेते हुए आप लड़ रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो आपको हमारे आरएसएस बीजेपी से युति करनी ही है। और युति कर भी ली गई, बहुत सारे लोगों ने। आठवले साहब ने कर ली, पासवान साहब ने कर ली, फिर बाद में कांचीराम साहब, मायावती ने भी कर ली। तो ये तो इतिहास नहीं है, ये तो वर्तमान है। अरे कम से कम वर्तमान से तो सीख लेनी चाहिए। तो ये कोई करता नहीं है। बस अपना संगठन है तो 1200 लोग रास्ते पे उतार दो, आरएसएस के खिलाफ लड़ाई हमने की है, बस इतना ही समाधान है। बाकी जितना वगैरह इसके बारे में, जितने के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत गलत बात चल रही है। तो आज का ओबीसी जब तक आपके तरफ आता नहीं, तब तक आप जीतेंगे नहीं। आपको ओबीसी के नेतृत्व में ही लड़ना है। और अगर आपको ओबीसी जनता चाहिए आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए, तो जिस तरह से आरएसएस ने ब्राह्मणी कल्चरल स्ट्रगल खड़ा करके राम मंदिर के नाम से ब्राह्मणी कल्चरल स्ट्रगल उन्होंने किया, उसकी वजह से आज ओबीसी आरएसएस बीजेपी में है। तो आपको भी नॉन ब्राह्मण कल्चरल मूवमेंट और नॉन ब्राह्मण कल्चरल स्ट्रगल ओबीसी के नेतृत्व में अगर आप कर सकते हैं, तभी आरएसएस से आप जीत सकते हैं। वरना ये तो चलता रहता है, मुंडा आंदोलन करो, मोर्चे निकालो, रास्ते पे उतरो, धरना आंदोलन करो। ये तो हम सालों से कर रहे हैं और आगे जाके 100 सालों तक करते रहेंगे, लेकिन कोई परिणाम अपने हाथों में नहीं आएगा। ये तो हमें अभी वर्तमान में हमको स्वामी पेरियार ने भी सिखाया, और ये हमको स्टालिन करुणानिधि ने भी सिखा रहे, आज भी सिखा रहे। और स्टालिन का आदर्श ले लो भाई, जो आरएसएस के खिलाफ जीत के आज राज कर रहा है, वो स्टालिन का आदर्श ले लो ना। क्यों तुम पराभूत लोगों का आदर्श ले रहे हैं? आपके आदर्श पराभूत लोग है, पराभूत नेता आपका आदर्श है, तो आपको तो हारना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओबीसी का साथ लेने के लिए आपको नॉन ब्राह्मण कल्चरल स्ट्रगल आपको खड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि स्वामी पेरियार ने खड़ा किया था, जैसे कि उत्तर भारत में ललन सिंह यादव जी ने खड़ा किया था, जिसकी वजह से आज वहां पे कम से कम लालू मुलायम जैसे और कर्पूरी ठाकुर साहब जैसे नेता निर्माण हुए, और उन्होंने आरएसएस बीजेपी के खिलाफ वो आज भी लड़ रहे हैं। तो कभी जेल का डर उनके दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। लालू साहब तो 100 बार जेल में गए और 100 बार जेल से बाहर आए, उनको कोई डर नहीं जेल में जाने का, लेकिन वो लड़ रहे हैं। अरे भाई, और 1000 बार डाल दो मुझे जेल में, हम आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा लालू मुलायम जैसा ओबीसी नेता चाहिए लड़ने के लिए, और ऑल इंडिया लेवल की सभी जो दलित आदिवासी ओबीसी संगठन है, ऐसे ओबीसी नेतृत्व में लड़नी चाहिए, जो कि ओबीसी हो और लालू मुलायम जैसा और स्वामी पेरियार जैसा ओबीसी नेता हो, तभी ये आरएसएस के खिलाफ की लड़ाई हम जीत सकते हैं। वरना ये तो सब जो चल रहा है वो तो चमकोगिरी चल रही है सब। देखो, 4 साल तक आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना है। 4 साल तक आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलो, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ो, और जब चुनाव आता है तो बराबर बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाएंगे, इस तरह से काम करते हैं। ये तो जनता से धोखाधड़ी हुई। बी टीम वाले दूसरा काम क्या करते हैं? भाजपा की जो बी टीम है वो तो यही काम करते हैं कि 4 साल तक आरएसएस बीजेपी को गालियां दो, और जब चुनाव आते ही उनके उम्मीदवार जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे तो कैसा चलेगा, और कैसे हमको आरएसएस के खिलाफ जीत मिलेगी? तो ये तो हमको बदलना पड़ेगा, और ये तभी बदलेगा जब आप नॉन ब्राह्मण कल्चरल स्ट्रगल करेंगे, स्वामी पेरियार की तरह, ललन सिंह यादव की तरह,
तभी हम जीत पाएंगे। और हमारे महापुरुषों ने भी यही सिखाया हमको। तात्या साहब जी महात्मा जी फुले जी ने गुलामगिरी में हमको कहा है कि जब तक आप बलिराजा का संघर्ष खड़ा नहीं करते ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, बलिराजा को जब तक आप आदर्श मानकर कल्चरल स्ट्रगल खड़ा नहीं करते, आप जीत नहीं सकेंगे। ये तो तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने गुलामगिरी में कहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने न जाने कितने ग्रंथ ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखे हैं, और उसमें शंभु कर्ण इनके जैसे जो लड़ने वाले हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, उनका आदर्श हमको दिया है। तो ये हम ना बाबा साहब की सुनते हैं, ना तात्या साहब महात्मा फुले की सुनते हैं, ना स्वामी पेरियार की सुनते हैं, ना लालू मुलायम को मानते हैं। तो कैसे जीतेंगे आप आरएसएस बीजेपी के खिलाफ? जी जी। तो साथियों, केवल अपनी जात को लेकर, एक जात से लेकर कोई जीत नहीं सकता आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में। जी आपको तो साथियों, ओबीसी चाहिए ही मतलब चाहिए। जी तो साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे सर थे, जिन्होंने जो फार्मूला बताया कि यही फार्मूला है, एससी एसटी ओबीसी, इनका अगर गठजोड़ नहीं होगा तो चाहे जितना आप सड़कों पर उतरे, सिर्फ आप मोर्चा निकालेंगे, मोर्चा निकालने के बाद हो हल्ला करेंगे सड़कों पर, उससे कुछ नहीं होने, उससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये हजारों साल से कोई परिवर्तन होते मैंने जो मुद्दा रखा वो आप भूल रहे हैं। मैं कम से कम आधे घंटे से ये मुद्दा रख रहा हूं कि दलित आदिवासी ओबीसी की मनुवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसका नेतृत्व ओबीसी ने करना चाहिए, ओबीसी नेता के नेतृत्व में करना चाहिए, जैसे कि लालू मुलायम है, स्टालिन है, वगैरह वगैरह। जी ये तो साथियों, इसको मैं फोकस कर रहा हूं। जी, तो यही फार्मूला है। ये बार-बार सर अपने हमारे चैनल के माध्यम से बार-बार यही मैसेज देते हैं कि जब तक ओबीसी नेतृत्व में लड़ाई, जो मनुवाद की लड़ाई हो, चाहे सामंतवाद की, चाहे ब्राह्मणवाद की जो लड़ाई है, अगर वो ओबीसी उसका नेतृत्व नहीं करेगा तो आंदोलन को कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर वर्तमान से ही सब सर कह रहे हैं सबक लेने की बात हो, तो हम देख सकते हैं आरएसएस जैसे संगठन के लोग जो आज पावरफुल है, फिर भी उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो किसी सवर्ण व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बना दे या एक आगे लाकर खड़ा कर दे। आज मोदी ओबीसी के रहते ओबीसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको पता है कि ओबीसी को मैनेज कैसे करना है। तो साथियों, ये जो तमाम विषय है जो सर ने बातें कही, उस पर आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहे बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान।